तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या एसी डायनेमो जनरेटर। तो इन्होंने कहा कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटनाएं हमने पढ़ी, इसका प्रौद्योगिकी के रूप में कई प्रकार से उपयोग किया गया है। कैसे उपयोग किया गया है? तो इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर हमने जनरेटर बनाए, ट्रांसफार्मर बनाए, ठीक है ना, मोटरें बनाई। ये सब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित उपकरण हैं। तो आज हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक उपयोग देखने जा रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, अर्थात ऐसी मशीन जो प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करेगी। तो क्या है? तो इन्होंने कहा कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। यांत्रिक ऊर्जा, मशीन कार्य करेगी और उसके कार्य करने से क्या पैदा होना है? ऊर्जा, करंट पैदा होना है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र ऐसा उपकरण, ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगी। किस सिद्धांत पर काम करेगी ये? तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगी। इसको बनाने का या इसको विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो यूगोस्लाविया के वैज्ञानिक निकोलस टेस्ला को जाता है। इस मशीन का निर्माण वैज्ञानिक टेस्ला ने किया। ये तो हो गया इसका परिचय है। अब हम इसकी संरचना की बात करें तो संरचना में वैसे तो इनने हटा दिया किताब से, इसमें 4 भाग हैं और 4 भाग यहाँ दिख रहे हैं। कौन कौन से हैं? क्षेत्र चुम्बक, ये जो दोनों तरफ से चुम्बक लगाए हैं इनको बोला क्षेत्र चुम्बक। तो इन्होंने कहा कि इसमें शक्तिशाली, पावरफुल नाल आकार के स्थायी चुम्बक होते हैं। तो ये चुम्बक ले लिए। दूसरा भाग है आर्मेचर, कुंडली। तो कुंडली कैसे बनाएंगे? तो इन्होंने कहा कि नर्म लोहे का हम एक फ्रेम लें और उस पर तांबे के तार को लपेट दें तो एक कुंडली बन जाएगी। और एक कुंडली क्या करेगी? इस चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली घूमेगी। तीसरा भाग है सर्पी वलय। तो इन्होंने कहा कि जो हमारा आर्मेचर कुंडली है, इसके दोनों सिरों पर धातु के 2 वलय, 2 रिंग लगे हैं और ये दोनों वलय आर्मेचर के साथ ही घूमेंगे। आर्मेचर घूमेगा तो उसी के सिरों पर ये जुड़े हैं तो ये भी घूमेंगे। चौथा भाग है कार्बन बुरुश। तो इन्होंने कहा कि कार्बन की पत्तियां होती हैं और स्वयं स्थिर होती हैं लेकिन घूमते हुए इन बलियों को छूती हैं। इसकी बनावट में आ जाएगा या संरचना में। तो चित्रानुसार हम देख रहे हैं इसकी भाषा कैसे लिखनी है। चित्रानुसार प्रत्यावर्ती धारा जनित्र प्रदर्शित है। इसमें तांबे की एक कुंडली है, तांबे की एक कुंडली है और जब इस कुंडली को इस चुंबकीय क्षेत्र में हम घुमाएंगे तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इसको घुमाने के कई साधन होते हैं। इसको हम डीजल पंप की सहायता से घुमाएं। तुमने देखा होगा कि जनरेटर में आर्मेचर, एक बेलन आकार का आर्मेचर होता है, उसके साथ डीजल पंप लगा होता है। तो डीजल पंप हम चलाते हैं तो उसकी रॉड घूमती है और रॉड किसके अंदर जाती है? आर्मेचर से जुड़ी होती है तो आर्मेचर घूमता है। तो एक तो घूमने की व्यवस्था डीजल पंप ले लो। जब इसका इंडस्ट्री के रूप में, औद्योगिक रूप से हम इसका उपयोग करेंगे, बड़े स्तर पर इससे हमें करंट बनाना है तो इसको घुमाने की और भी व्यवस्थाएं हैं। जल विद्युत, तो जल विद्युत में क्या किया जाता है? बहुत ऊपर से टरबाइन पर पानी गिराया जाता है और टरबाइन की रॉड इससे जुड़ी होती है। तो टरबाइन, वो पहिया घूमेगा और वो घूमेगा तो उसकी रॉड इससे जुड़ी है तो ये भी घूमेगा। और घुमाने के तरीके हैं कि पानी को गर्म करके भाप बनाएं और भाप को उच्च दाब पर इसके टरबाइन पर डालें तो टरबाइन घूमेगा तो आर्मेचर घूमेगा। तो कई तरीके हैं इसको घुमाने के। तो इन्होंने कहा कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र प्रदर्शित है। इसमें तांबे के तार की एक कुंडली है और इस कुंडली को जब हम किसी साधन की सहायता से इस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे, इससे गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जब इससे गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा। कुंडली के दोनों सिरों पर, कुंडली के सिरों पर हमने सर्पी वलय और कार्बन के बुरुश जोड़े, इनकी सहायता से हम करंट को बाहर लेंगे।
अब हम देखते हैं इसकी कार्यविधि। तो यहां पर हम देख रहे हैं या चित्रानुसार हमने जो कुंडली ली, मानक कुंडली का क्षेत्रफल ए है, मानक कुंडली का क्षेत्रफल ए है एवं फेरों की संख्या n है। हमने जो कुंडली ली है, इस कुंडली का क्षेत्रफल ए, फेरों की संख्या n, और इस कुंडली को हमने चुंबकीय क्षेत्र B में, हमने माना कि ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र B में, चुंबकीय क्षेत्र B में कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है। जब कुंडली घूमेगी तो हमने देखा कि उसका कोणीय वेग क्या है, ओमेगा। ध्यान दें। और जब कुंडली घूम रही है तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तब t समय पश्चात कुंडली से बद्ध फ्लक्स, कुंडली घूमी तो इससे फ्लक्स गुजरेगा, इससे फ्लक्स संबंधित होगा। तब t समय पश्चात कुंडली से बद्ध फ्लक्स, t समय पश्चात कुंडली से बद्ध फ्लक्स क्या जाएगा, फ्लक्स का सूत्र क्या है, कितना था, फाई वी। हमने सूत्र पढ़ा है, फाई बराबर वी ए, फाई बराबर वी ए पढ़ा है। इसमें और राशियां ऐड करें तो हमारा आर्मेचर कुंडली है तो इसमें क्या होंगे, फेरे होंगे, तो सभी फेरों से तो एन जोड़ना पड़ेगा। और यहां पर हम कोण भी देखेंगे, कुंडली से जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो कोण पर भी निर्भर करता है, क्योंकि हमने फ्लक्स का सूत्र देखा है, फाई बराबर वी ए कॉस थीटा, ये देखा है ना सूत्र। तो यहां जो फ्लक्स है हम इन तीन तरीकों से बदल सकते हैं फ्लक्स, कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स को हम तीन तरीके से बदल सकते हैं। कैसे, चुंबकीय क्षेत्र बदल लो तो फ्लक्स बदल जाएगा, कुंडली का क्षेत्रफल बदल लो तो फ्लक्स बदल जाएगा, थीटा कुंडली की स्थिति बदलो तो भी फ्लक्स बदल जाएगा। ये थीटा क्या है, तो हमने कहा कि थीटा कहां देखते थे, कुंडली के तल का अभिलंब है, एक कुंडली का तल है और इस पर ये अभिलंब है, चाहे यहां बना लो चाहे यहां बना लो, कहीं भी तल पर लंबवत बाहर की ओर, तो ये तल का अभिलंब है, तो हमने मान लिया कि ये अभी। तो देखें हम, तो जब हमारा आर्मेचर ऐसा है, तले है तुम्हारे सामने है, तो अभिलंब कहां की ओर आ रहा है, बाहर की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र कैसा जा रहा है, ये जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र। तो थीटा कितना है अभी, चुंबकीय क्षेत्र और अभिलंब के बीच थीटा क्या है, 90। अब कुंडली घूमी तो अभिलंब पहुंचा और चुंबकीय क्षेत्र है, थीटा क्या हो गया, 0, ठीक है ना। अब ये घूमी, चुंबकीय क्षेत्र है, तो यदि यहां पर हम 0 से स्टार्ट करते तो कोण बदल जाता, 0 से 90, 180, 270 ऐसा चलता, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि थीटा बदलने से भी थीटा परिवर्तित होता है, तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, क्योंकि जब कुंडली का तल ऐसा है तो गुजरने वाला फ्लक्स न्यूनतम, और जब कुंडली का तल ऐसा है तो गुजरने वाला फ्लक्स अधिकतम। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स थीटा पर निर्भर कर रहा है। तो हमने माना कि टी समय पश्चात कुंडली से बद्ध फ्लक्स कितना मिला, फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा। हमें इसमें ओमेगा को शामिल करना है, क्योंकि यहां पर हमने माना है कि हमारी जो कुंडली है कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है, तो हम जानते हैं कि कोणीय वेग, क्योंकि हम जानते हैं कि कोणीय वेग ओमेगा इक्वल क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। तो यह थीटा की जगह क्या कर लें, ओमेगा टी। तो जब हमने एन फेरे व ए क्षेत्रफल वाली कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र बी में कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया, तो किसी क्षण कुंडली से बद्ध फ्लक्स इतना है, कुंडली से इतना फ्लक्स गुजर रहा है। और जब कुंडली से फ्लक्स गुजर रहा है, कुंडली से फ्लक्स क्या हो गया, बद्ध हो गया, तो किसी क्षण कुंडली से बद्ध फ्लक्स इतना, और जब फ्लक्स गुजरा तो फैराडे के नियम से क्या हो जाएगा उसमें, अतः फैराडे के नियम से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल
कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना बनेगा? तो हमने सूत्र पढ़ा है E इक्वल माइनस डी फाइव वी अपॉन डी टी। हमें जब फ्लक्स मिल गया तो विद्युत वाहक बल मिल जाएगा, तो वैल्यू रख दो। तो E इक्वल माइनस डी अपॉन डी टी, तो फाइव वी क्या है? एन वी ए कॉस ओमेगा टी। तो एन बी ए वहाँ ले लिया, डी अपॉन डी टी और कॉस ओमेगा टी। तो माइनस एन बी ए कॉस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी का अवकलन डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। तो इसमें दो बार अवकलन होगा, एक बार ओमेगा टी का होगा और फिर कॉस का होगा। तो पहले ओमेगा टी का हुआ, तो पहले ओमेगा टी का हुआ तो टी का हो गया 1, केवल क्या बचा? ओमेगा। तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। अब बचा कितना? डी अपॉन डी टी कॉस। तो अब कॉस का होगा तो ओमेगा और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। ये आएगा, तो ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो ये आ गया ओमेगा और कॉस का हो गया माइनस साइन ओमेगा टी, इस तरीके से। तो कितना बना? माइनस माइनस प्लस, तो एन वी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी। ये मिला हमें कुंडली में जो विद्युत वाहक बल बना वो। अब यहां पर हमारा जो एन वी ए और ओमेगा है, एन वी ए और ओमेगा है, इसको हम एक कांस्टेंट मान लें और इसको एक सिंबल से प्रदर्शित कर दें। तो यहां मान लें कि जहां ई नॉट इक्वल एन वी ए ओमेगा, एन वी ए ओमेगा एक नियतांक है या फिर विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है, विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है। ये ले लिया हमने, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं कि चूंकि ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू, क्योंकि जब हमारा आर्मेचर घूम रहा है पौड़ी वेग के साथ साथ इसमें क्या आएगा? आवृत्ति भी तो होगी, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, तो न्यू को भी शामिल करें। तो वैल्यू रख दें इसमें, अभी नहीं। हमने इसमें जब ये वैल्यू रखी तो समीकरण कितना बन गया? समीकरण बन गया अपना E इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये मिला हमें प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण। आर्मेचर घुमाने से, जब आर्मेचर घूमा, गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, इसमें विद्युत वाहक बल बना और उस विद्युत वाहक बल को हम इससे बनाएंगे और इसका नाम है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू, तो ओमेगा की वैल्यू रख दो। तो E इक्वल ई नॉट साइन 2 पाई न्यू इंटू टी। ये हमें प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का दूसरा समीकरण मिल गया। अब यहां पर इन दो बातों को देखो। जो यहां पर ई नॉट है, इसे हम प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान बोलते हैं। जब प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल बन रहा है तो जो उसमें अधिकतम वैल्यू होगी उसको हम ई नॉट से बताएंगे। इसलिए ई नॉट को हम बोलते हैं पीक वैल्यू, शिखर मान या अधिकतम मान, कुछ भी नाम दे दो, इसको कहेंगे हम पीक वैल्यू, या इसी को बोलेंगे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान, या इसी को हम बोल सकते हैं अधिकतम मान, कुछ भी यूज करो। ई नॉट, तो जो ई नॉट सिंबल है ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के अधिकतम मान को प्रदर्शित करेगा। अब ई क्या है? तो इन्होंने कहा कि जो ई है ये तात्क्षणिक मान है, किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण पर जो विद्युत वाहक बल होगा वो है ई। जैसे हमने प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को हम इस ग्राफ से बताते हैं, जिया वक्र से, साइनोसाइडल वक्र। तो जब आर्मेचर घूमेगा धारा बनेगी या विद्युत वाहक बल बनेगा, तो उसका जब हम समय थीटा और समय, अर्थात थीटा क्या है? थीटा ए,
तो जब हम थीटा और समय को लेकर ग्राफ खींचेंगे विद्युत वाहक बल के लिए तो एक ग्राफ मिलेगा, और इस ग्राफ में हम देखेंगे कि देखो यहाँ वैल्यू क्या है, 0। वैल्यू अधिक ही और अधिक और अधिक और अधिक, सबसे अधिक कहाँ है, यहाँ पर है। इसके बाद विद्युत वाहक बल का मान घटा, कम हुआ कम हुआ कम हुआ, यहाँ 0। इसके बाद विपरीत दिशा में अधिक अधिक अधिक, यहाँ सबसे अधिक। तो यहाँ पर ये जो दो वैल्यू मिली ना, ए इसको बोलते हैं E0, और ए अधिक है विपरीत दिशा में तो इसको बोलेंगे -E0। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का इस समय जो वैल्यू है इसको हम शिखर मान, अधिकतम मान या पीक वैल्यू कहते हैं, और इसको बोलेंगे E0 से। इसके आगे पीछे जो मिला उसको बोलते हैं ताक्षणिक वैल्यू। हम कहें कि यहां विद्युत वाहक बल का मान कितना है तो उसको बोलेंगे E। हमने कहा कि यहां विद्युत वाहक बल का मान जो है तो उसको बोलेंगे E। इस समय विद्युत वाहक बल का मान यहां जो होगा उसको बोलेंगे E। तो किसी क्षण विशेष पर विद्युत वाहक बल की जो वैल्यू होगी उसे बोलेंगे ताक्षणिक मान, और जो अधिकतम वैल्यू मिलेगी उसको बोलेंगे शिखर मान, पीक वैल्यू। तो यहां पर हमने जो सिंबल यूज करे इनका मतलब हो गया। अब यहां पर हम ए भी देखें, ये तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का जो डेरिवेशन था वो हो गया। अब यहां पर हम आर्मेचर को घुमाएं तो हमें डीसी करंट देता है, नहीं, इसको जब हम घुमाएं तो हमें एसी करंट देता है। अर्थात एसी करंट क्या है, तो इन्होंने कहा कि एसी करंट वह करंट है जो आधे चक्र में एक दिशा में बहती है तथा आधे चक्र में विपरीत दिशा में बहती है। कैसे, तो इसको समझो जरा। हमने कहा कि ये हमने आर्मेचर घुमाया, ध्यान देना, किसी भी तरफ घुमा लो, चाहे ऐसा घुमा लो चाहे इस तरफ से घुमा लो। तो हम बोल रहे हैं कि ऐसा घुमाएं इसको, यहां से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें। तो अभी धारा, अभी चुंबकीय क्षेत्र और अभिलंब कहाँ है, एक ही दिशा में है, कोण क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो इस समय कोण 0, अब ये हो गई कोण कितना, 90, कोण 90। अब ए आ गई, कोण कितना हो गया, 180, ठीक है ना। इसके बाद 270 और फिर वहीं पहुंचे 360, एक चक्र हो गया। अब यहां पर हम ये समझें कि अभी मान लो हमारा आर्मेचर इस समय है ऐसा, अब आर्मेचर घूमा, हम तुम्हें इसकी दिशा बताने जा रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा आधे चक्र में एक दिशा में बहती है और आधे चक्र में विपरीत दिशा में बहती है। तो देखो हमने घुमाया, ध्यान देना, तो ए वाली भुजा घुमाया, ये भुजा कहाँ की ओर आ रही है, जिसको हम पकड़े हैं, ये भुजा कहाँ आई, बाहर की तरफ, और ए वाली भुजा कहाँ गई थी, अंदर की तरफ। तो इसमें धारा सोचो कहाँ की ओर जा रही होगी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, सीधे चालक में जो प्रेरित धारा बनेगी उसको हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ से देखते हैं, और यदि कुंडली होती, बंद कुंडली, तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा लेंस से देखते थे। तो हमने कहा कि ये वाली भुजा बाहर आ रही है, ध्यान दें, ये भुजा बाहर की तरफ आ रही है, तो इसमें धारा कहाँ की ओर बनेगी, फ्लेमिंग का दाएं हाथ लगाएं, फ्लेमिंग का दाएं हाथ। तो ये वाली भुजा बाहर आ रही है तो ये लगाना पड़ेगा, ध्यान दो। अंगूठा चालक के गति की दिशा को बताए, यह ध्यान की नहीं है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, अंगूठा चालक के गति की दिशा बताए, तो मध्यमा क्या बताएगी, इसमें प्रेरित धारा की दिशा। तो इस भुजा में धारा कहाँ की ओर गई, ये ऊपर की ओर गई। ये भुजा ऊपर आ रही थी तो ये कहाँ जा रही थी, नीचे की ओर। तो इसमें धारा कैसी बनी, इसमें धारा नीचे आई, इसमें धारा ए आई। तो धारा ए गई, ध्यान देना, ए गई, ध्यान देना थोड़ा सा, धारा ए गई, और इसमें से अंदर वाले तार से ए गई, और ये आएगी यहाँ पर, और यहाँ सर्किट जोड़ दो। हमने कहा कि ये जोड़ दिया सर्किट।
ए है ए और ए है बी। तो अभी धारा कहाँ से कहाँ आई है? इसमें ए आई, इसमें आई धारा, और इसमें से ए जाएगी और ए जाएगी ए से बी की तरफ। ध्यान देना, ए से बी, अभी धारा ए से बी जा रही है, और ये हुआ आधा चक्र। इतनी थी कुंडली, और यहां से घूम के ए गई, ये हो गया आधा चक्र। धारा कहां मिली? ए से बी की तरफ। अब इसको फिर घुमाओ, अब हमारा आर्मेचर फिर आया बाहर की ओर, आर्मेचर फिर बाहर की तरफ आया, ए आया बाहर की तरफ और ए गया अंदर की तरफ। ध्यान देना, इस समय अब अगला चित्र हमें बनाना चाहिए था, उस चित्र में स्थिति तुम्हें दिखती, लेकिन तुम्हारी इस किताब ने ये पूरी बातें हटा दी हैं, पूरी बातें हट गई हैं। तो अगले आधे चक्र में जो धारा बहती वो कैसी बहती? आधे चक्र में वही ए से बी की ओर, और अगले आधे चक्र में बहती बी से ए की ओर। ये धारा बहनी है, ये धारा बहनी है। तो यहां पर हम केवल इतना ध्यान दें कि हमारा जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, ये प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करेगा, ये इसका उपकरण है और ये इसकी प्रोसेस है, और इस प्रोसेस से विद्युत वाहक बल बना, और इस विद्युत वाहक बल को हम कहेंगे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। ध्यान दें, तो अब इसकी परिभाषा क्या है? तो इन्होंने कहा कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल वह विद्युत वाहक बल है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल वह विद्युत वाहक बल है जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से लगातार बदलते हैं। आवर्ती रूप से लगातार बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? देखो ना, ये बनाया हमने चित्र, बदल रहा है कंटिन्यू, जीरो से स्टार्ट हुआ, अधिकतम 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 सबसे अधिक, फिर न्यूनतम 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 जीरो। तो क्या बदल गया? परिमाण। ये जो उसकी वैल्यू है वो बदली। हम मान लें कि यहां विद्युत वाहक बल है 0.5, 0.8, यहां हो गया 1, इसके बाद फिर घटा 0.8, 0.5, 0। तो क्या हो रहा है? परिमाण बदल रहा है, और इसको बोलते हैं धनात्मक अर्धचक्र। इसके बाद दिशा बदली, अब कहां चलेगा? ऋणात्मक दिशा में। तो जीरो से अधिकतम अधिकतम सबसे अधिक, फिर कम हुआ कम हुआ कम हुआ, जीरो। तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल वह विद्युत वाहक बल है जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलते हैं। जब इस विद्युत वाहक बल को हम आर प्रतिरोध वाली किसी कुंडली पर लगा दें, हमें जो विद्युत वाहक बल मिला, इस विद्युत वाहक बल को आर प्रतिरोध वाली कुंडली के सिरों पर हम लगाएं। इसको हम किसी कुंडली में जब विद्युत वाहक बल लगाएंगे, सेल लगाएंगे, तो कुंडली में क्या होने लगता है? धारा बहने लगती है। तो इस विद्युत वाहक बल को हमने आर प्रतिरोध वाली कुंडली में लगाया, तो धारा, उसमें कितनी धारा बहेगी? तो आई बराबर ई अपॉन आर, ई का मान रख दो यहां, तो आई इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां आई नॉट इक्वल ई नॉट अपॉन आर, इस अनुपात को हमने आई नॉट मान लिया। तो ये समीकरण मिला हमें प्रत्यावर्ती धारा का। तो प्रत्यावर्ती धारा वह विद्युत धारा है जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ लगातार बदलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा वह विद्युत धारा है जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ लगातार बदलते हैं, एवं प्रत्यावर्ती धारा आधे चक्र में एक दिशा में, प्रत्यावर्ती धारा प्रथम अर्ध चक्र में एक दिशा में और द्वितीय अर्ध चक्र में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। प्रथम अर्ध चक्र में जीरो से अधिकतम, अधिकतम से शून्य, इसके पश्चात विपरीत दिशा में जीरो से अधिकतम, अधिकतम से शून्य होती है। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का मान एक पूरे चक्र में 2 बार अधिकतम होता है, 2 बार शून्य होता है। सुन लो ध्यान से, यही बातें आती हैं।
ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ है। और इसमें हम देखें, मान के चलो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या धारा यहां पर कितनी है, 0। 0 से उठी कहां तक, आई नोट तक। यदि धारा ले रहे हो तो आई नोट, विद्युत वाहक बल होता तो ई नोट। इसके बाद यहां पर 0 हो गई, इसके बाद यहां अधिकतम है तो माइनस आई नोट और फिर 0 हो गई। और ये कहलाता है प्रत्यावर्ती धारा का एक पूरा चक्र। इसके बाद फिर कुंडली घूमेगी, फिर इतना ही करंट बनेगा। इसी की पुनरावृत्ति आगे बार बार होगी। तो ये प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र है। और इस एक चक्र में हम देख रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का मान 2 बार अधिकतम, 2 बार अधिकतम हुआ और 2 बार न्यूनतम हुआ। प्रत्यावर्ती धारा पहले अर्ध चक्र में, पहले आधे चक्र में क्या हो रही है, 0 से अधिकतम, अधिकतम से शून्य। और दूसरे आधे चक्र में 0 से अधिकतम, अधिकतम से शून्य। इसको बोलते हैं धनात्मक अर्ध चक्र और ये कहलाता है ऋणात्मक अर्ध चक्र। और एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। यदि इसका एक पूरा चक्र जोड़ें तो औसत मान 0 होगा, क्योंकि आधा चक्र जितना है वो धन का है और ऋण का आधा चक्र भी उतना ही है। तो जब दोनों का टोटल करेंगे तो एक पूरा चक्र मिलेगा और एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। तो इनको ध्यान रखें।